हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें है समावेशी शिक्षा, परामर्श एवं निर्देशन। तो शुरुआत करते हैं हम समावेशी शिक्षा से। समावेशी शिक्षा परामर्श व निर्देशन। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इस से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये ऐसा टॉपिक है जिससे आप अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग ज़्यादा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में, उसके बाद परामर्श और निर्देशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या। नाम से ही स्पष्ट है, समावेश, समावेशी मतलब किसी सबको मिला लेना, मर्ज कर लेना। ठीक है, तो समावेशी से अर्थ मतलब ये हो गया कि हमको मिला के चलना है। तो अब हम मिलाएंगे किसको? तात्पर्य इसका शिक्षा से है। तो शिक्षा किसको दी जाएगी? जो हमारा बालक होगा। ठीक है, अब बालक को शिक्षा देना है तो विभिन्न प्रकार के बालकों को सम्मिलित कर दिया जाएगा, इसमें वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा विभिन्न प्रकार के बालकों को एक साथ बैठा के दी जाने वाली शिक्षा है। इसमें किनको किनको शामिल करेंगे? एक तो हो गए सामान्य बालक, दूसरे हो जाते हैं विशिष्ट बालक। सामान्य बालक कौन होते हैं? सामान्य बालक जैसा कि हम लोग अगर देखा जाए अपने दैनिक जीवन से उदाहरण के रूप में, तो हम लोग जब क्लासों में पढ़ते थे, अपने पिछले कक्षाओं में छोटे बच्चे थे जब हम लोग, तो क्या था, उसमें कई प्रकार के बच्चे पढ़ते थे। कुछ पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज थे, कुछ पीछे चुपचाप बैठे रहते थे, कुछ किसी काम को करने में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते थे, कुछ शारीरिक रूप से कमज़ोर दिखते थे। तो क्या था, विभिन्नताओं का मिश्रण था। वो हमारा क्लास जो था एक प्रकार से विभिन्नताओं का मिश्रण था। तो वही है हमारा समावेश, यानी सबको मिला के शिक्षा दी जा रही थी। तो समावेशी शिक्षा उसी से मतलब है कि समावेशी शिक्षा यानी सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को एक साथ मिला के दी जाने वाली शिक्षा ही हमारी समावेशी शिक्षा है। तो कुल मिला के इसको सरल शब्दों में अगर कहें तो बिना भेदभाव के, यानी समावेशी शिक्षा वो होगा कि बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सभी के लिए समान शिक्षा। इसको व्यवहारिक शब्दों में ये कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है कि बिना किसी भेदभाव के। अब भेदभाव कई तरह का हो सकता है, अभी हम आगे उसकी चर्चा करेंगे कि बिना भेदभाव के, यानी हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे और उनको एक साथ बैठा के एक प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, यानी सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो इसी क्रम में एनसीईआरटी की एक परिभाषा से हम लोग समझते हैं। एनसीईआरटी की परिभाषा से समझते हैं। एनसीईआरटी ने कहा है किसी शैक्षिक परिवेश में किसी शैक्षिक परिवेश में बिना किसी भेदभाव, अब देखिए भेदभाव में भी क्या क्या आएगा, जैसे जाति, वर्ग, लिंग, समाज, परिवार, यानी किसी शैक्षिक परिवेश में बिना किसी भेदभाव के एक साथ विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है।
तो क्या बताया एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने बताया कि जो हमारा समावेशी शिक्षा है वो किसी शैक्षिक परिवेश में बिना किसी भेदभाव के, वो भेदभाव चाहे जाति आधारित हो, चाहे वर्ग आधारित हो, चाहे लिंग पे आधारित हो, समाज पे हो, परिवार पे हो, मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे और इस प्रकार के सभी को मिला के हम एक साथ एक विद्यालय में शिक्षा देंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो एनसीईआरटी की परिभाषा से यह स्पष्ट हो गया कि किसी शैक्षिक परिवेश में, यानी अगर हम विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो वहाँ विभिन्न प्रकार के जो बच्चे आएंगे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, हमको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सबको एक साथ बैठा के एक समान रूप से शिक्षा देना है। ठीक है, तो यह तो हो गया समावेशी शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। अब थोड़ा सा हम विचार करते हैं, ये जो वर्गीकरण है भेदभाव वाला, जाति वर्ग लिंग समाज, क्या इसी पर यही है या और भी कुछ है? तो देखिए, अगर संक्षेप में कहें समावेशी शिक्षा को, तो समावेशी शिक्षा अगर एक तो हमारा हो गया, ऐसे बच्चे हो गए जो सामान्य रूप से हैं, जो तो कह सकते हैं एक सामान्य बालक या सामान्य बच्चे प्लस विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, यानी इन दोनों बच्चों को एक साथ मिला के जो हम शिक्षा देंगे वही हमारी समावेशी शिक्षा होगी। अब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे क्या हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्लियर हो गया। अब जानते हैं आखिर इस समावेशी शिक्षा की आवश्यकता ही क्या है, समावेशी शिक्षा से क्या होगा। तो समावेशी शिक्षा की विशेषताएं जो हैं उनको हम देख लेते हैं, कुछ पॉइंट, फिर आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में जानेंगे। तो इसकी अगर मुख्य आवश्यकता देख लिया जाए तो समावेशी शिक्षा की क्या क्या आवश्यकताएं क्यों हैं। तो देखिए, अगर देखा जाए तो पहली आवश्यकता क्या है, समाज से भेदभाव मिटाना, यानी भेदभाव मिटाने के लिए, क्यों? क्योंकि अगर सभी वर्ग के लोग एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो जो भेदभाव की भावना होती है वह कुछ हद तक दूर हो जाती है। इससे एग्जाम्पल आपको हम बताएं तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि स्कूलों में यूनिफॉर्म लगाया जाता है। क्यों? इसीलिए लगाया जाता है यूनिफॉर्म, ताकि सभी बच्चे एक समान दिखें, भेदभाव वाली दृष्टि वहाँ ना जाए। हो सकता है उसमें से कुछ आर्थिक दृष्टि से इतने मजबूत होंगे कि वो अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहन के आएंगे, कुछ के पास तो ऐसा होगा कि वो पुराने होंगे, कुछ फटे होंगे, उनको हेजिटेशन होगा अपने साथ के बच्चों में बैठने पे। इसलिए ये जो समावेशी शिक्षा है ये बताती है कि पहली बात कि भेदभाव मिटाना है, और दूसरी बात सबको समान रूप से शिक्षित करने के लिए, समान रूप से शिक्षा, यानी इसमें सबको समान रूप से शिक्षा दी जाती है। और सामाजिक एकीकरण हेतु, सामाजिक एकीकरण, देखिए वही है ना जो एग्जाम्पल बताए हम आपको यूनिफॉर्म वाला। अगर सारे बच्चे एक साथ वेल यूनिफॉर्म में खड़े हैं तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा अमीर घर का है, कौन सा बच्चा गरीब घर का है। तो ये भेदभाव मिट जाता है, समाज एक जैसा दिखने लगता है। तो ये हो गया सामाजिक एकीकरण। फिर आता है हमारा शैक्षिक एकीकरण। यानी शिक्षा सबको एक बराबर दी जाएगी, एक ही साथ दी जाएगी, एक ही उस पर दी जाएगी विषय पे। तो इससे शैक्षिक एकीकरण भी होता है, सब में समान रूप से शिक्षा डिलीवर होती है और बच्चे आसानी से अधिगम करते हैं। और कह सकते हैं तो एक समान मानसिक स्तर हेतु, यानी समान मानसिक ज्ञान हेतु, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी विषय पे
जो शिक्षा दी जाएगी वो सबको समान रूप से दी जाएगी, इसलिए उनके मेंटल लेवल में भी एक तरह से वो आती है, इक्वलिटी आती है, समानता आती है। तो ये हम हो गए हमारी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। तो अभी जैसा कि पीछे डायग्राम से हम लोगों ने समझा कि समावेशी शिक्षा क्या था, कि सामान्य बालक यानी सामान्य बच्चे प्लस विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चे, इन दोनों को जब हम एक साथ शिक्षा देते हैं तो वही हमारी होती है समावेशी शिक्षा। इन्हीं का जो मेल है, यानी दोनों को समाहित करके जो शिक्षा दी जाएगी वो होगी समावेशी शिक्षा। अब आगे पॉइंट को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि सामान्य बच्चे कौन होते हैं और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं। तो सामान्य बच्चों से अगर देखें कि तो सामान्य कौन है, जैसे नॉर्मल जो बिहेव करता है, सीखने की औसत उसके सामान्य होती हैं, हर कार्य को सोच समझ के करता है, ना तो ज़्यादा एक्टिव है ना तो ज़्यादा, वो मतलब हर तरह से एवरेज है। तो उसी क्रम में हम विशिष्ट आवश्यकता वाले को जानेंगे। तो विशिष्ट आवश्यकता वाला कौन होगा, यानी जो सामान्य नहीं होगा वही तो विशिष्ट है। विशिष्ट कौन है, जो सामान्य नहीं है। इसका मतलब या तो उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो इनसे अधिक है, या तो कोई चीज़ ऐसी है जो इनसे कम है, जिसको हमें ट्रीट करने के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए किसी स्पेशल क्या कहते हैं टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है। वो हमारे होते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अब इन्हीं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में ही हमें सुधार करना है, इनके आने वाली समस्याओं को सुधार करना है, ताकि हम समावेशी शिक्षा को सुगम तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो अब हम जानते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में। ये विशिष्ट हैं, यानी कि इसमें सामान्य वालों से कुछ न कुछ तो ज़्यादा है या तो कुछ न कुछ तो कम है। अब इनको समझने के लिए हम एक डायग्राम के रूप में समझेंगे कि आखिर इनको विशिष्ट कहेंगे तो किन किन स्तरों में विशिष्ट हैं, आखिर इनके लक्षण क्या हैं, इनको हम किस प्रकार की शिक्षा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का वर्गीकरण, एक तरह से वर्गीकरण कह लेते हैं कि किस किस कैटेगरी, इनको किस किस बिंदुओं पे कैटेगराइज करेंगे। तो वैसे अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जो हमारे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको हम मुख्यतः 4 या 5 वर्गों में बांट के समझने तो आसानी होगी। पहले आ जाते हैं ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से विशिष्ट हैं। शारीरिक रूप से, तो अब या तो वो शारीरिक रूप से ये कह सकते हैं विशिष्ट आवश्यकता शारीरिक रूप से अक्षम। फिर दूसरी जो कैटेगरी है हमारी वो मानसिक रूप से अक्षम। या कहते हैं मानसिक रूप से विशिष्ट। फिर सामाजिक, शैक्षिक भी कह सकते, पॉइंट बना सकते हैं शैक्षिक दृष्टिकोण से। अब इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक हमारे आते हैं उसमें अगर देखा जाए तो मुख्यतः एक आ जाते हैं दृष्टिबाधित, फिर श्रवण बाधित, वाक दोष वाले और अस्थि बाधित।
देखिए दृष्टिबाधित में दो तरह के बच्चे होते हैं। एक की दृष्टि जो मतलब या तो उनकी दृष्टि दो तरह से होगी, या तो वो पूर्णतः दृष्टिबाधित होंगे और या फिर आंशिक होंगे। देखिए अगर दृष्टिबाधित बच्चा है यानी कि उसकी आंखों में दिक्कत है, तो वो उसको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने में हमको दिक्कतें आएंगी। उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए हमें समावेशी शिक्षा की जरूरत होगी। तो अब देखेंगे पहले कि जो दृष्टिबाधित बालक है हमारा, या तो वो पूर्ण रूपेण दृष्टिबाधित होगा या तो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित होगा। अगर वो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है तो सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने में हमको कठिनाई होगी। इसके लिए अलग से ट्रेन टीचर की जरूरत होगी, अलग तरह की इक्विपमेंट की जरूरत होगी। लेकिन जो आंशिक रूप से हमारा दृष्टिबाधित बालक है तो उसके में कुछ दिक्कत है, यानी वो पूरी तरह से नहीं है, तो उसकी सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी पहचान करेंगे कि हम आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है या नहीं है। तो उसके कुछ लक्षण होंगे, जैसे आंखों को ज़्यादा पलके की झपकना, या फिर वो किसी चीज़ को देखने के लिए हाथों का इस तरह से लेगा, तिरछा होकर देखेगा, तो ये आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है। यानी आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित होगा वो उसको समावेशी शिक्षा आसानी से हम दे सकते हैं, थोड़े से केयर के साथ। अब फिर जान लेते हैं श्रवण बाधित को, यानी उसके कानों से संबंधित दिक्कत है, सुनने में प्रॉब्लम है। ऐसे बच्चे भी हमको देखने को मिल जाते हैं अक्सर क्लासों में। तो क्या करेंगे, ये शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, इनको भी समावेशी शिक्षा की जरूरत होती है, ताकि ऐसा ना हो कि ये उस अवसर से वंचित रह जाएं जो अन्य बच्चों को मिल रहा है। इनके इस विशिष्टता के कारण ये इनको समाज से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये श्रवण बाधित बच्चे इसमें वैसे देखा जाए तो लगभग 15 डेसिबल तक जो सुन सकते हैं वो सामान्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो इससे ऊपर होते हैं उनको हम श्रवण बाधित के रूप में मान सकते हैं। तो उसकी भी कई कैटेगरियाँ होती हैं कि कोई मध्यम है, कोई थोड़ा सा आंशिक है, कोई उससे ज़्यादा है, या कोई पूरी तरह से है। अब आते हैं वाक दोष वाले। कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जिनको बोलने में त्रुटि होती है, यानी किसी चीज़ का उच्चारण नहीं कर पाते, या अपनी बातों को जल्दी से कह नहीं पाते, अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, या किसी चीज़ को कहना होगा तो हकलाते हैं, तो वो वाक दोष से संबंधित आते हैं। तो वाक दोष में जैसे अभी बहुत से ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो अमरूद को अमरूद कहते हैं, है ना। तो इस तरह के जो समस्या वाले संबंधित बालक होते हैं वाक दोष से वाले होते हैं। फिर आते हैं अस्थिबाधित। अस्थिबाधित में वो बालक आएंगे जिनके हड्डियाँ, जोड़ या उनकी मांसपेशियाँ उनको विशिष्ट मतलब उनके इस प्रकार सपोर्ट नहीं कर पाती कि वो सामान्य की तरह दिखें, उनको स्पेशल केयर की जरूरत पड़ जाती है। तो उससे संबंधित जो होते हैं वो अस्थिबाधित में आते हैं। अस्थिबाधित में भी देखा जाए तो दो तरह से कर सकते हैं, एक तो जन्मजात हो जाते हैं और एक जन्म के बाद पश्चात। जन्मजात कैसे हो जाते हैं, जैसे जन्मजात में घर में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे माता पिता का शराब का सेवन करना, अधिक तनाव, दवाओं का रिएक्शन, इस वजह से इनकी कोई न कोई क्या कहते हैं कोई न कोई अंग विक्षिप्त हो जाता है और ये उसमें आ जाते हैं। या फिर जन्म के बाद, अब जन्म के बाद वाले में कि जो देखा जाए तो इसमें भी दो घटनाएं हो जाती हैं, या तो वो घटना अचानक हो गई यानी कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई, या फिर कोई लंबी बीमारी हो गई। यानी अक्सर देखा गया है कि किसी दुर्घटना में कोई अपना कोई न कोई अंग गंवा देता है, तो वो भी अस्थिबाधित में आ जाता है, जो उनको सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। या फिर ऐसी कोई बीमारी रही जिसका जो उसका प्रभाव रहा कि वो उसने किसी अंग को प्रभावित कर दिया। तो ये ऐसे बच्चे थे, ये ऐसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे थे जो शारीरिक रूप से अक्षम थे, इनको स्पेशल केयर की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं हम मानसिक रूप से जो पिछड़े हुए बालक हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं उसको भी हम 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें एक देख लेते हैं प्रतिभाशाली बालक, दूसरा जो होगा वो सृजनात्मक बालक होगा, और ये होगा मंद गति से सीखने वाला।
इनके बारे में भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक इसका मतलब इसकी IQ लगभग 135 के ऊपर है, 135 से 140 तक, या 145 किसी किसी बुक में भी आपको मिलेगा। यानी जिसकी IQ इससे ऊपर है वो प्रतिभाशाली बालक हो गया। तो अब मानसिक रूप से जो बालक आएंगे, इसमें 3 कैटेगरी जो हो गई। प्रतिभाशाली बालक, वो कोई चीज़ आप जितना बताएंगे वो जल्दी से सीख जाएगा, हमेशा उसको बेहतर ढंग से करता है और हमेशा उत्सुक रहता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, करने के लिए। और सृजनात्मक जो बालक होते हैं वही वो करके सीखने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, यानी किसी चीज़ को वो करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, हमेशा क्रिएटिविटी माइंड उनकी चलती रहती है। और जो मंद गति से सीखने वाले बालक, अब इसी कैटेगरी में कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो सीखना उनके लिए बड़ा दुश्वार का हो जाता है, यानी वो सीखने में उतनी रुचि नहीं ले पाते, या फिर उनके जो मानसिक स्तर है उस प्रकार उनका साथ नहीं दे पाती कि उन चीज़ों को आसानी से ग्रहण कर सकें। तो ये मंद गति से सीखने वाले बच्चे हो गए। अब अगर हम देखें तो सामाजिक रूप से जो पिछड़े वाले बालक होते हैं, उसमें वैसे देखा जाए तो इसमें SC, ST, OBC या फिर आपके घुमंतु परिवार और कह सकते हैं श्रमिक वर्ग, ये लोग आते हैं। ये भी शिक्षा से कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से वंचित रह जाते हैं, इसलिए आवश्यकता होती है हमको कि समाज सबका समावेशन करके ऐसी शिक्षा दी जाए कि ये भी उनकी बराबरी कर सकें। तो वैसे जातिगत भावनाएं लोगों में जैसे शुरुआत से ही परंपरा बना दी गई है, उस पर ज़्यादा हम चर्चा करेंगे नहीं। तो जानते हैं कि आखिर ये कैसे इफेक्ट डालता है बच्चों के लर्निंग पे। तो घुमंतु परिवार को अगर देखा जाए तो घुमंतु परिवार में क्या होता है, लोग आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हैं, 1 महीने के बाद कहीं दूसरी जगह उनको काम मिल गया तो फिर पूरे परिवार के साथ वहाँ चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है, बच्चे सीख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों को भी शिक्षा देने के लिए बहुत आवश्यक है ताकि इनको समान रूप से शिक्षा मिल सके। गवर्नमेंटों, सरकारों ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं जिससे इनको उसमें दाखिला मिल रहा है, वो शिक्षा ले रहे हैं। और शैक्षिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें भी 2 तरह के बालक आ जाएंगे। एक जिसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छा है, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो अपने बच्चों को काफ़ी कुछ सिखा पढ़ा देते हैं, ध्यान देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जिनका शैक्षिक बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं रहे हैं, तो उस पर ध्यान भी नहीं देते। वो हमेशा वही कहते हैं कि तुम लगे रहो अपने जो उनके पैतृक वर्ग हैं उसमें काम करो। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से भी पिछड़े जाते हैं बालक। और भी अगर हम और भी पॉइंट देखें तो कुछ और भी आते हैं, जैसे समस्यात्मक बालक, एक पॉइंट और बना ले इसमें, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक वो बालक होते हैं कि जो हमेशा किसी न किसी कार्य में उलझे रहते हैं, है ना, यानी वो सीखने के सिवा और अन्य कार्यों में हमेशा उलझे रहते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, क्लास छोड़ के भाग जाना, दिए गए कार्य को न पूरा करना, ये या वो किसी न किसी समस्या से ग्रसित रहते हैं। तो इस प्रकार के बालकों को भी हमें एक साथ बैठा के शिक्षा देना है। तो उसके लिए हमें परामर्श और निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम आगे कवर करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के अभी हम लोगों ने ये जाना कि ऐसे वो कौन से बच्चे थे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे थे, किस किस जगहों से आ रहे थे, हम लोगों ने उनके बारे में जान लिया। अब आप इनके बारे में डिटेल की इनकी पहचान कैसे करेंगे वो आप आगे उसको पढ़ सकते हैं, आप जानते भी हैं। तो मुख्यतः हमको इन बातों को ध्यान में रखना है। वैसे एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, क्योंकि आप आने वाले भविष्य के अध्यापक हैं, तो आपको ये चीज़ें जाननी जरूरी होगी ताकि आपको शिक्षण में कठिनाई ना हो। तो ये तो हो गए हमारे वो बालक जो विशिष्ट में है। अब हमको सामान्य और विशिष्ट को एक साथ मिला के शिक्षा देनी है। तो इन शिक्षा देने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, कौन कौन से हमें सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या और सरकारों ने इनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की है,
हमको अलग से प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, इन चीज़ों को जानते हैं हम आगे। चलिए तो शुरू करते हैं कि विशिष्ट बालकों को हम शिक्षा देने के लिए हमें क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, यानी शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसको मिटा के समझते हैं आगे हम। इसको पॉइंट वाइज हम चर्चा करेंगे और आप इसको चाहे तो नोट्स के रूप में बनाते चलें। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। विशिष्ट आवश्यकता वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था क्यों करनी है? क्योंकि हमको समावेशी शिक्षा करनी है। तो सामान्य बालक को तो शिक्षित करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जब हम विशिष्ट बालक को शिक्षित करेंगे तो हमको कुछ अलग से सावधानियां भी बरतनी होंगी, कुछ नए टेक्निक का भी इस्तेमाल करना होगा। तो पहले ये जानते हैं कि कैसी शिक्षा व्यवस्था हो ताकि हम समावेशी शिक्षा करते वक्त सामान्य और विशिष्ट बालकों पर समान दृष्टि से देख सके, समान दृष्टि से शिक्षित कर सके, कोई भेदभाव न करें। तो जैसा कि अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 21 में ये भी कहा भी गया है कि हर एक बालक को उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा देना है। ये अनुच्छेद 21 के में है कि हर एक बालक को उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा देना है। तो यहाँ पे हमें तो विभिन्न क्षमता वाले बच्चे मिल रहे हैं, तो हमको उनको कैसे शिक्षा देनी है? तो सबसे पहले क्या करें जानेंगे कि हमें तो पहले उनकी पहचान करनी होगी, यानी हमें विशिष्ट बालक की पहचान करनी है। विशिष्ट बच्चों या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उनका वर्गीकरण, यानी पहले तो हम उनको जब वो क्लास में आएंगे तो हम उनको उनके गुणों के अनुसार पहचानेंगे कि ऐसा तो नहीं वो बालक हमारा विशिष्ट कैटेगरी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये विशिष्ट है इसका मतलब हमको उस पर विशिष्ट ध्यान भी देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला काम तो ये करेंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की हमें पहचान करेंगे। पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने के लिए हो सकता है कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है, शैक्षिक में आ रहा है, सामाजिक में आ रहा है, शारीरिक में आ रहा है, मानसिक में आ रहा है, किस कैटेगरी में वो बालक हमारा जा रहा है, समस्यात्मक में आ रहा है। तो उसकी देखिए, इसके लिए तो 2 ही विकल्प हैं। या तो मनोवैज्ञानिकों ने जो हमारे उसकी आकलन पद्धति बनाई है उसके अनुसार या तो हम इनका आकलन करें और चिकित्सक के अनुसार उसको हम ट्रीट करें, यानी दोनों विधियों से हम या तो डॉक्टर के द्वारा या तो मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा इनका पहले वर्गीकरण कर लेंगे, इनका पहचान कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे सेवाओं की स्थापना पे। इसका बच्चों की पहचान, वर्गीकरण, उसके बाद सेवाओं की स्थापना। सेवाओं की स्थापना में वही 3 चीजें जिसमें इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक के अनुसार विभिन्न शिक्षण भी वो तैयार करेंगे संस्थाओं को उनकी कैटेगरी के अनुसार। वैसे चल भी रहा है, कई जगहों पे है। मानसिक वाले विद्यालय भी हैं जिसमें शैक्षिक क्या कहते हैं, जो शैक्षिक पृष्ठभूमि से पिछड़े वाले भी हैं उनके भी हैं, मानसिक क्षमता वाले भी हैं, शारीरिक क्षमता वाले भी हैं, सामाजिक क्षमता वाले अलग अलग विद्यालयों की स्थापना हुई भी है, लेकिन उतने स्तर पर नहीं है कि सब लोग वहाँ पहुँच सकें, इसलिए समावेशी शिक्षा की जरूरत है। तो सेवाओं की स्थापना पे ध्यान देंगे। उसके बाद हम आएंगे उनके अधिगम पे बल, यानी जो कुछ भी वो सीख रहे हैं अधिगम पर बल देंगे, यानी वो जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको सीखने के लिए सही दिशा में निर्देशित करेंगे। क्यों? क्योंकि सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सबकी व्यक्तिगत भिन्नता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता है तो व्यक्तिगत लर्निंग भी होगी, तो जो लर्निंग होगी उनको स्पेशल केयर की जरूरत होगी, तो इसलिए उनके लर्निंग पे हमें फोकस करना है। ठीक, क्षमता के अनुसार वो सीखेंगे। फिर हमारे आते हैं व्यक्तिक जो मतलब व्यक्तिगता पे बल। व्यक्तिगता पर बल देंगे। व्यक्तिगता पे बल मतलब वही इंडिविजुअल फोर्स है ना,
यानी एक एक बच्चे को, हो सकता है कि आपके क्लास में कोई एक ही बच्चा ऐसा मिल जाए जो मान लीजिए वो दृष्टिबाधित हो या श्रवण बाधित हो, तो क्या करेंगे आप? क्या उसको छोड़ देंगे सामान्य बच्चों की तरह? उसको सामान्य बच्चे तो ठीक है, जो कुछ आपने पढ़ाया वो सीख लिए, लेकिन जो अच्छा बच्चा है, जो विशिष्ट बच्चा है, उसको क्या करेंगे? उसके लिए आपको स्पेशल समय देना पड़ेगा, स्पेशल प्रयास करना पड़ेगा, ताकि वो बच्चा भी उन बच्चों के साथ समान गति से सीख सके। वही है व्यक्तिगता पे बल देंगे, यानी पर्सनल उसको हम फोकस करके चलेंगे। अगला हम आएंगे कि विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं, विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं की स्थापना होगी। इसमें क्या होगा? जैसे वही बताया गया आपको कि श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, जो मतलब ये जो पूर्ण रूपेण है, जो आंशिक है तो आंशिक तो काम चल जाता है, आंशिक तो समावेशी में हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो पूर्णतः बाधित रहेंगे उनके लिए विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की होती है। उनको स्पेशल वहाँ भेजा जाता है। गवर्नमेंट की कई योजनाएं भी आई हैं, लोगों से सर्वे करके मांगा जाता है कि किस विद्यालय से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अक्षम रूप में हैं, उनको व्यवस्था की जाती है, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की, स्पेशल कैंप लगाए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे विशिष्ट शिक्षण वाले संस्थाओं की स्थापना। उसके बाद हम आते हैं समन्वित शिक्षा का रूप। समन्वित उनको समन्वित शिक्षा देना है। समन्वित शिक्षा का मतलब क्या है? वही समावेशी शिक्षा, सामान्य प्लस विशिष्ट दोनों को मिला के। ऐसा ना हो कि उनके मन में ये हीन भावना आ जाए कि मैं तो शारीरिक रूप से अक्षम हूँ, इसलिए मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता तो यही है। अब अगले हम पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अब समन्वित शिक्षा तो हो गया, अब इसके बाद उनको कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है, यानी प्रेरणा दिया जाए, या सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाए। आर्थिक सहायता अक्सर दिया भी जाता है, उन बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाता है, या फिर आने जाने के लिए भी खर्च दी जाती हैं, या कह सकते हैं यातायात में, ड्रेस में, पुस्तक में, उनको इस तरह से उन देने के लिए मोटिवेट किया जाता है, ताकि वो भी पढ़ने के लिए प्रेरित हो। फिर अगला आता है हमारा संसाधन और प्रशिक्षण युक्त शिक्षक हो। संसाधन और प्रशिक्षित, संसाधन युक्त कर लीजिए, संसाधन युक्त प्रशिक्षित शिक्षक। क्योंकि विशेष बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षक की भी आवश्यकता होगी। मतलब वो शिक्षक ऐसा नहीं है कि वो भी विशेष हो, उस दृष्टि विशेष नहीं, उसके अंदर ऐसी विशेष गुण हो कि उन बच्चों को भी वो सामान्य तरीके से ट्रीट कर सके और उनको शिक्षित कर सके। साथ ही साथ अगर उसके पास उपयुक्त संसाधन नहीं होगा तो वो आगे उनको शिक्षित नहीं कर पाएगा। यानी संसाधन की भी व्यवस्था हो, सहायक सामग्री हो, और वही जो हमारी सहायक सामग्री होगी वही संसाधन का काम करेगी। अब इन सहायक सामग्रियों में जैसे मान लीजिए अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए उत्तल लेंस या उत्तल लेंस की जरूरत जो पड़ती है वो होगी। श्रवण बाधित है तो उसके लिए हेयरिंग ऐड होगा। अगर बच्चा मान लीजिए मानसिक रूप से है तो उसके लिए मनोरंजन की व्यवस्था हो, खेलकूद की व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्थाएं हमारी सहायक सामग्री में आ जाएंगी। तो ये तो रहा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी। इन पॉइंट के अनुसार हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही साथ हमें कुछ और भी ध्यान देने की जरूरत होती है कि वो बच्चे अगर क्लास में हैं तो उनके पास किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। वहाँ आपका पर्सनल जो बिहेवियर है वो भी काम आएगा। ये तो केवल टेक्निक हो गई, ये तो केवल ऐसे बिंदु हो गए जिन पे आपको कार्य करना है, लेकिन वहाँ आपका जो अनुभव है वो भी बहुत काम आएगा। आपको कहीं ऐसा उसके साथ नहीं ट्रीट करना है कि वो हर्ट हो और पढ़ाई छोड़ दे। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हमारी ये समावेशी शिक्षा का टॉपिक जो है यही पूरा हुआ।
दोस्तों अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि समावेशी शिक्षा में परामर्श और निर्देशन की आवश्यकता क्या है, इसको जानेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।